हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम फरवरी 2020 का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसमें लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चनों का आंसर इसमें देख सकते हैं और आप 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना लें। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन रेटिनल डिअटैचमेंट। जो रेटिनल डिअटैचमेंट है वो उसको हमें डिफाइन करना है। रेटिनल डिटैचमेंट इज द सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम कोरोइड लेयर। तो जो रेटिनल डिअटैचमेंट होता है वो क्या होता है, रेटिना का डिअटैच होना, रेटिना का सेपरेट होना। किससे सेपरेट होती है रेटिना? कोरोइड लेयर से सेपरेट होती है, जो आई की लेयर है। विच इज़ द ब्लड सप्लाई, इट मे बी टेकन फ्रॉम द स्मॉल होल्स एंड टीयर्स और एक्चुअल पीलिंग ऑफ रेटिना फ्रॉम द कोरोइड। तो जो इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है जो क्या हो जाती है वहाँ से कम हो जाती है और एक स्मॉल होल वहाँ पे बन जाता है जिससे टेयर निकलते हैं। और एक्चुअली रेटिना की कोरोइड से अलग होना, उससे सेपरेट होना ही क्या क्या कहलाता है, रेटिनल डीअटैचमेंट कहलाता है। इसकी हम सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। रेटिनल डीअटैचमेंट इज द सीरियस आई कंडीशन इन विच द रेटिना, द थिन light sensitive layer at the back of the eye separate from its अंडरलाइंग सपोर्टिव टिश्यू। जो रेटिनल डीअटैचमेंट होता है वो क्या है, एक सीरियस कंडीशन है रेटिना की, जिसमें एक थिन लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जो हमारे आई के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। वो लेयर सेपरेट हो जाती है, उसके अंडरलाइंग सपोर्टिव टिश्यू से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है, रेटिनल डीअटैचमेंट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, एनलिस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डीअटैचमेंट। हमें रेटिनल डीअटैचमेंट के साइन और सिम्टम्स बताने हैं। तो सबसे पहला साइन और सिम्टम्स हमारा आ जाता है सडन अपीयरेंस ऑफ फ्लॉटर्स। जो रेटिनल डीअटैचमेंट है उसका फर्स्ट साइन क्या जाता है, सडन अपीयरेंस ऑफ फ्लोटर्स। इसमें आ जाता है फ्लोटर्स आर स्मॉल डार्क स्पॉट्स होते हैं जो किसमें होते हैं, को वेव लाइक शेप के होते हैं। थ्रेड दैट सीम टू ड्रिफ्ट टू फील्ड इन विजन। जो फील्ड होता है, विजन का फील्ड होता है, उसमें डार्क स्पॉट्स जैसे हमें स्पॉट दिखाई देते हैं, थ्रेड जैसा हमें देखने को मिलता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये सडन अपीयरेंस इन फ्लोटर्स होते हैं वो। नेक्स्ट हमारा साइन सिम्टम्स में जाता है फ्लसेस ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं फोटोप्सिया। द पेशेंट में सी ब्रीफ फ्लसेस स्पार्कल्स एंड लाइटनिंग लाइक स्पार्क स्पेशली इन द आउटर पेरिफेरी पार्ट ऑफ द विजन। जो पार्ट ऑफ द विजन होता है, पेरिफेरी एरिया होता है, उसमें क्या होती है, लाइटनिंग कैसी हो जाती है, स्ट्रीक हो जाती है, स्ट्रीक लाइटनिंग हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा जाता है ब्लड विजन। ब्लड विजन में क्या होगा, विजन ग्रेजुअली बिकम अनक्लियर एंड हैजी। जो हमारा विजन रहेगा, हमारा जो देखेंगे हम, वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा। द डीअटैच प्रिवेंट द रेटिना फ्रॉम पेरिफेरल रिसीविंग लाइट एंड फ्रॉमिंग द क्लियर इमेजेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है शैडो एंड सर्टेन लाइक अपीयरेंस ओवर विजन। अ डार्क शैडो वेल आर सर्टेन सीम्स टू मूव अक्रॉस द विजुअल फील्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम्स में जाता है लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। द पेशेंट में स्टार्ट टू लूज एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द साइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सडन एंड पेनलेस लॉस ऑफ विजन। जो विजन है हमारा वो सडन एकदम से कम हो जाता है और पेनलेस होता, दर्द नहीं होता उसमें। विजन लॉस अकर सडनली एंड विदाउट पेन बिकॉज द रेटिना हैज़ द नो पेन रिसेप्टर। जो रेटिना होते हैं उसमें पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं, इसीलिए पेन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्टोर्शन ऑफ विजन। स्लाइटली लाइन्स में अपेयर कर्व एंड वेवी। जो विजन होता है उसमें क्या होता है, जो लाइनिंग रहती है स्ट्रेट की जगह क्या होने लगती है, कर्व होने लगती है और वेव जैसा हमको दिखाई देता है। तो ये सारे क्या सिम्टम्स थे, साइन एंड सिम्टम्स थे रेटिनल डीअटैचमेंट के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सी, एनलिस्ट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डीअटैचमेंट। तो हमारा यहाँ पे रेटिनल डीअटैचमेंट का मेडिकल मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है इनिशियल एंड इमरजेंसी केयर। जब रेटिनल डीअटैचमेंट हुआ तो उस टाइम में हमें तुरंत हमें कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, वो हमारी आ जाती है सारी इमरजेंसी केयर, इमीडिएट केयर में। फर्स्ट हमारा आ जाता है इमीडिएट ऑप्थेल्मिक इवोल्यूशन इज डन व्हेन सिम्टम्स सच एज द फ्लैशेस फ्लोटर्स एंड कर्टन लाइक विजन लॉस अकर्स। अगर
पेशेंट में फ्लटर्स फ्लसेस और कर्टन लाइक विजन देखने को मिलता है, विजन लॉस देखने को मिलता है, तो उस टाइम में हमें इमीडिएट ऑप्थेल्मिक इवोल्यूशन वहाँ पे करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेड रेस्ट टू मिनिमाइज आई मूवमेंट एंड रेगुलर प्रोसेस। जो आई का मूवमेंट है उसको हमें क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, आई के मूवमेंट को कम करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कवर बोथ आई टू रिड्यूस ऑक्यूलर मूवमेंट। ऑक्यूलर मूवमेंट को कम करने के लिए हमें दोनों आईज को क्या कर देना है, कवर कर देना। अगर हम दोनों आई को कवर कर देंगे तो जो ऑक्यूलर मूवमेंट है वो रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अवॉइड जर्की हैंड मूवमेंट एंड वेंडिंग फॉरवर्ड्स। हमें हेड के जर्की मूवमेंट को अवॉइड करना है और हेड को किधर साइड बेंडिंग करना है, सामने की साइड में, फॉरवर्ड साइड में हमें हेड को बेंड करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनाल्जेसिक फॉर पेन इफ डिस्कम्फर्ट इज प्रेजेंट। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस टाइम में हमें एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंजियोलाइटिक टू रिड्यूस एंजाइटी इन सम केसेस। अगर एंजाइटी है तो हमें एंटी एंजाइटी ड्रग्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में जाता है मेडिकल थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल इन्फ्लामेशन। हमें इन्फ्लामेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोनल जो आई ड्रॉप्स होती है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को हमें क्या करना है, कम करना है। इफ़ एलिवेटेड एसिटाजोलामाइड टैबलेट टिमोलोल आई ड्रॉप्स। अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा होता है, आईओपी बढ़ा है, तो उस टाइम में हमें एसिटाजोलामाइड हमें टैबलेट्स देनी है और टिमोलोल आई ड्रॉप्स हमें आई में डालनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स में बी गिवन इफ़ इन्फेक्शन रिस्क इज प्रेजेंट। अगर इन्फेक्शन का रिस्क है वहाँ पे तो हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंशन। हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर है, हाइपरटेंशन है, तो उसको भी हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, क्रायो रेटिनोप्लेक्सी यूज ऑफ फ्रीजिंग प्रोब। नेक्स्ट हमारी आ जाती है लेजर फोटो कोएगुलेशन होती है, लेजर थेरेपी होती है, स्क्लेरल बक्कल होती है, न्यूमोटिक पेटिनोप्लेक्सी होती है, सब रेटिनल फ्लूइड ड्रेन होता है और बिट्रेक्टोमी होती है और क्रायोप्रेक्सी होती है। ये सारे क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसके द्वारा हम रेटिनल डीअटैचमेंट को क्योर कर सकते हैं। फिर हम रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं कि क्या क्या रोल होते हैं नर्स के। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है असेस विजुअल एक्यूटी एंड सिम्टम्स। अगर पेशेंट हमारे पास में है तो हमें उसका अर्ली सिम्टम्स को देखना है, विजुअल एक्यूटी उसकी चेक करनी है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी। हमें पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना के रखना है, उसकी एंजाइटी हमें कम करना है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना है। मेंटेन बेड रेस्ट एंड प्रॉपर हैंड पोजिशनिंग। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वह बेड रेस्ट करे, आई के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके रखे, आई दोनों क्लोज करके रखे, वह हेड के पोजीशन को प्रॉपर तरीके से रखे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड बेंडिंग, स्ट्रेनिंग एंड सडन मूवमेंट। पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि वह सडन मूवमेंट को रोके, सडन मूवमेंट उसको नहीं करना है और एकदम से बैंड अगर वो हेड को करता तो वो उसको नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन रिड्यूस। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस टाइम में हमें एनाल्जेसिक्स देनी है जो डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, फॉर्मुलेटिंग ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट विथ रेटिनल डीअटैचमेंट। रेटिनल डीअटैचमेंट के ऊपर हमें क्या बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग 3 वे में। फर्स्ट हमारी आ जाती है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन। जो सेंसरी परसेप्शन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम कोरोइड एज एविडेंस बाय डिक्रीज विजुअल एक्यूबिटी। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेड ऑफ विजन लॉस। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेन एंड इम्पेयर्ड पोजिशनिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड विजन एंड डिक्रीज विजन फील्ड। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन। ये सब क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। अब ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान है जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल आता है। तो सबसे पहले हमारा होता है असेसमेंट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा में आ जाता है पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट्स एंड कर्टन लाइक शैडो ओवर विजन।
पेशेंट ने हमें कंप्लेन बताया उसकी कि उसको क्या हो रहा है, सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट्स उसको ऐसा दिख रहा है, कर्टन ऑफ लाइक शेडोज उसको आंखों में दिख रही है, विजन लॉस दिख रहा है। तो उसमें फिर हमने ऑब्जेक्टिव डाटा निकाला तो हमने देखा कि पेशेंट को ब्लर विजन उसको हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिफ़िकल्टी फोकसिंग हो रही है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी यहाँ पे, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम कोरोइड एज एविडेंस बाय ब्लड विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन अफेक्टेड आई। जिस आई में हुआ है उसमें विजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फिर इसका गोल क्या जाता है, पेशेंट विल वर्बलाइज बेटर एडॉप्टेशन ऑफ विजुअल चेंजेस एंड मेंटेन सेफ्टी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, इंटरवेंशन। क्या क्या इंटरवेंशन हमने यहाँ पे किया, इसमें जाता है असेस द डिग्री ऑफ विजन लॉस एंड अफेक्टेड आई। हमें अफेक्टेड आई का विजन लॉस यहाँ पे बताना है और यहाँ पे कितने डिग्री तक वो विजन लॉस हुआ है यहाँ पे हमें असेस करना। नेक्स्ट जाता है एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड सडन हेड मूवमेंट। हमें पेशेंट के हेड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब सडन मूवमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट में क्या है, प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइस। नेक्स्ट आ जाता है कीप इन्वायरमेंट कटर फ्री, प्रिवेंट फॉल। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन। हमें पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है, मूवमेंट को क्या करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखना। मूवमेंट कैन वर्सन रेटिनल डी अटैचमेंट। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो रेटिनल डी अटैचमेंट और ज़्यादा सीवियर होगा। नेक्स्ट जाता है टू रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है इंश्योर पेशेंट सेफ्टी विद लिमिटेड विजन। फिर इसका इवोल्यूशन किया जाता है, पेशेंट रिमेन सेफ। पेशेंट क्या है हमारा, सेफ है। रिपोर्ट रिड्यूस द एंजाइटी एंड अडॉप्ट टू विजुअल इम्प्लीमेंटेशन। जो एंजाइटी है उसकी कम हो गई है, उसने विजुअल लिमिटेशन को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग प्लान क्या आ जाता है, एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेड ऑफ विजन लॉस। एंजाइटी हो रही है किसके कारण, विजन लॉस के कारण। तो इसमें असेसमेंट में जाता है सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट हैविंग द फेयर ऑफ ब्लाइंडनेस। पेशेंट को क्या लग रहा है, डर लग रहा है ब्लाइंड होने का। ऑब्जेक्टिव में जाता है पेशेंट एक्सप्रेस फेयर ऑफ ब्लाइंडनेस, अपीयर्स टेंस, रेस्टलेस। फिर डायग्नोसिस क्या है, एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेड ऑफ विजन लॉस। इसका हम गोल क्या रहेगा, पेशेंट विल एक्सप्रेस रिड्यूस एंजाइटी एंड डेमोन्स्ट्रेट कोपिंग विद इन 24 आवर्स। पेशेंट की हमें एंजाइटी को कम करना है और उसको कोपिंग डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना कि किस तरीके से वो कोप अप कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या जाता है, प्रोवाइड काम इन्वायरमेंट एंड रीअश्योर पेशेंट। पेशेंट को हमें काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। एंकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग। हमें पेशेंट को एंकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट हमारे पॉइंट में जाता है एजुकेट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, लेज़र, क्रायोथेरेपी, स्क्लेरल बकिंग। हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको एजुकेट करना है कि क्या ट्रीटमेंट हम वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जाता है इन्वॉल्व फैमिली सपोर्ट। हमें पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उनकी फैमिली मेम्बर्स को हमें भी इन्वॉल्व करना है। इम्प्लीमेंटेशन या रैशनल में जाता है रिड्यूस फेयर एंड स्ट्रेस। हमें पेशेंट के फेयर और स्ट्रेस को क्या करना है, रिड्यूस करना, कम करना। नेक्स्ट हमारा जाता है हेल्प इमोशनल वेंटिलेशन। हमें इमोशनली उसको क्या करना है, सपोर्ट देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट प्रमोट कोपिंग। हमें पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना और उसके कोप अप करने में हमें प्रमोट करना है। अब इसके इवोल्यूशन में क्या जाता है, पेशेंट वर्बलाइज रिड्यूस फेयर एंड पार्टिसिपेट्स इन ट्रीटमेंट क्लैंपिंग। पेशेंट हमें वर्बलाइज कर रहा है कि उसके जो फेयर है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, काम हुआ है, और हमने पेशेंट को थोड़ा सा क्या रखा है, काम रखा है, उसका फेयर कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, डिफाइन ब्रेस्ट कैंसर। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर इज कैंसर दैट फॉर्म्स इन द सेल ऑफ द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कहाँ पे होता है, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें जो ब्रेस्ट की सेल्स होती हैं उसमें क्या आ जाती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ उसमें हो जाती है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिसीज इन विच सेल इज द ब्रेस्ट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, एक डिसीज है जिसमें जो ब्रेस्ट की सेल्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल में क्या हो जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है। उनकी जो ग्रोथ है उसको हम, जो ग्रो हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन सेल्स का। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर इज कैरेक्टराइज बाय द ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स इन
मेमरी ग्लैंड्स। इसमें क्या है, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो मैलिग्नेंट सेल्स होती है उनका ग्रो होना मेमरी सेल्स में, मेमरी ग्लैंड में ग्रो होना ही क्या कहलाता है, ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का बी है, एनलिस्ट द वार्निंग साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के हमें वार्निंग साइंस पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है, वार्निंग साइन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या वार्निंग साइंस है। तो इसमें फर्स्ट हमारा जाता है लंप इन ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स में क्या होना, लंप होना, ब्रेस्ट के ऊपर लंप होना, क्या इसका ये वार्निंग साइन है ब्रेस्ट कैंसर का, जिससे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये लंप होता है वो कैसा होता है, पेनलेस होता है, हार्ड होता है और फिक्स्ड होता है एक जगह पे। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट में जाता है चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट का शेप है, साइज है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है इन्वर्टेड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल। जो ब्रेस्ट के निप्पल्स होते हैं वो या तो इन्वर्टेड हो जाएंगे या फिर रिट्रैक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है निप्पल डिस्चार्ज स्पेशली ब्लडी एंड क्लियर नॉट मिल्क। जो निप्पल में डिस्चार्ज है, निप्पल से क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और वो डिस्चार्ज कैसा रहेगा, या तो उसमें ब्लड आएगा साथ में डिस्चार्ज के साथ में, या फिर क्लियर फ्लूइड उसमें से डिस्चार्ज के साथ में बाहर निकलेगा। ये क्लियर फ्लूइड मिल्क नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडनेस, स्वेलिंग एंड वार्मथ ओवर द ब्रेस्ट स्किन। ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर रेडनेस दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देगी, और वार्मथ, वो एरिया हमें गर्म फील होगा, वार्मथ वहाँ पे फील होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है स्किन डिम्पल एंड स्यूडो ऑरेंज अपेयरेंस, स्किन लुक लाइक ऑरेंज पील। जो स्किन है वो उसमें क्या हो जाता है, डिम्पलिंग हो जाएगी, या फिर स्यूडो ऑरेंज अपेयरेंस वहाँ पे हमें दिखने लगेगी, ऑरेंज कलर का हमें वह दिखाई देगा। नेक्स्ट रहेगा परसिस्टेंट पेन इन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। जिस ब्रेस्ट में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है वहाँ पे परसिस्टेंट पेन, कंटिन्यूअस पेन वहाँ पे बना रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, चेंज इन ब्रेस्ट स्किन टेक्सचर, थिकनिंग ऑफ स्केलिंग। जो ब्रेस्ट की स्किन है उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, थिकनिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जाता है अल्सरेशन ऑन निप्पल एंड ब्रेस्ट स्किन। ब्रेस्ट की स्किन और निप्पल के ऊपर क्या हो जाता है, अल्सर हो जाएंगे, अल्सरेशन वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विजुअल वेन्स इन ब्रेस्ट सरफेस। ब्रेस्ट सरफेस के ऊपर हमें वेन्स, विजुअल वेन्स दिखाई देगी। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हैं। तो ये सब वार्निंग साइंस है। अगर ये सब हमें ब्रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो हमें उसका क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस करवाना है, और उसका टाइम से पहले ही हमें ट्रीटमेंट लेके उसको क्योर करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी, एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जिस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है उसका हम किस तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का पूछा गया है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट एंड लंप नोट्स। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है कि किस साइड के ब्रेस्ट में उसको लंप है, नोट्स वगैरह हैं, वो हमें असेस करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है मैमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एमआरआई। नेक्स्ट जाता है बायोप्सी टू कन्फर्म कैंसर टाइप। हमें बायोप्सी करवाना है, बायोप्सी भेजना है, जिससे हम कैंसर है या फिर नॉन कैंसरस है वो हम यहाँ पे डायग्नोस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जाता है स्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीटी, पेट स्कैन एंड बोन स्कैन, ये सब हमें करवानी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले होती है लंबेक्टोमी। लंबेक्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर विथ मार्जिन। जो ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है उस ट्यूमर को हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं, और कहाँ से, उसके मार्जिन से हम निकाल के उसको हटा देते हैं। ये हमारी होती है लंपेक्टोमी। नेक्स्ट जाती है मास्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, पार्शियल एंड टोटल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। इसमें ब्रेस्ट टिश्यू का या तो पार्शियल रिमूवल होगा या फिर कंप्लीट रिमूवल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है मेमोप्लास्टी। इसमें क्या जाता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का हम कैसे यूज़ करते हैं, यूज्ड आफ्टर लंपेक्टोमी और सम टाइम आफ्टर द मास्टेक्टोमी, हेल्प टू डिस्ट्रॉय रिमेनिंग सेल्स एंड प्रिवेंट द लोकल रिकरेंस। जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, या तो लंपेक्टोमी या मास्टेक्टोमी हुई है, जैसे पार्शियल रिमूवल हुआ है ब्रेस्ट टिश्यू का, या फिर सर्जिकल रिमूवल करके हमने मार्जिन से ट्यूमर को हटा दिया है, तो उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत सेल्स बच जाती है उसको हम रेडिएशन थेरेपी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, गिवन बिफोर सर्जरी। जो कीमोथेरेपी होती है वो सर्जरी के
पहले दिया जाता है इसमें टू श्रिंकिंग ट्यूमर एंड आफ्टर सर्जरी एडजुवेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड। जो कीमोथेरेपी होती है उसमें जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, श्रिंक किया जाता है, छोटी किया जाता है, जिससे वह स्प्रेड नहीं हो, और उसके बाद में फिर छोटी करने के बाद में सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हार्मोन। हार्मोन में आ जाता है एंडोक्राइन थेरेपी यूज्ड व्हेन कैंसर सेल्स आर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव। अगर कोई भी कैंसर सेल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव आती है तो उस टाइम में हम हार्मोनल या फिर एंडोक्राइन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इसमें जाता है यूज ट्रिपल नेगेटिव एंड एडवांस स्टेज कैंसर। इसमें एडवांस स्टेज अगर कैंसर का हो जाता है तो उस टाइम में इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैलिएटिव केयर। इसमें जाता है फॉर एडवांस एंड मेटास्टेटिक केसेस एम पेन रिलीफ सिम्टम्स मैनेजमेंट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके लिए हम पैलिएटिव केयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का डी, फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट विथ रेडियोथेरेपी। जो पेशेंट रेडियोथेरेपी में है उसके लिए हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस देख लेते हैं कि क्या इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस होने वाली है। फर्स्ट जाती है इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू रेडिएशन अफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे रेडिएशन का इफेक्ट होगा तो जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट जाता है फटीग रिलेटेड टू रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू फेयर ऑफ ट्रीटमेंट एंड आउटकम्स। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड नोजिया। नेक्स्ट हमारा जाता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इम्यूनिटी एंड स्किन डैमेज। ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। अब हम इस नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान है। इसमें सबसे पहले हमारा होता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन होता है। सब्जेक्टिव डाटा हमारा आ जाता है जब पेशेंट रहता है, तो पेशेंट की हम इंटीग्रिटी चेक करेंगे तो पेशेंट हमें क्या बताएगा कि मेरी स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो गई, इम्पेयर्ड हो गई है। फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। फिर आ जाती है नर्सिंग डायग्नोसिस में जाता है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू रेडिएशन एक्सपोजर। इस नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। तो हमारा गोल क्या जाता है, पेशेंट विल मेंटेन इंटैक्ट स्किन एंड मिनिमल स्किन ब्रेकडाउन, रेडनेस एंड इरिटेशन बाइल रिड्यूस। हम पेशेंट का हमारा गोल क्या है, पेशेंट की जो इंटीग्रिटी लूज हुई है पेशेंट की उसको हमें इंटैक्ट करना है, स्किन को इंटैक्ट करना है, रेडनेस को कम करना है, इरिटेशन को कम करना। तो हम क्या क्या इंटरवेंशन ले लेंगे, इंस्पेक्ट इरेडिएट एरिया डेली फॉर रेडनेस, ड्राइनेस एंड पीलिंग। तो जिस एरिया में रेडिएशन जा रहा है उस एरिया को हमें ड्राइनेस से बचाना है, रेडनेस और पीलिंग हो तो नहीं हमें डेली असेस करना है, चेक करना है। अवॉइड अप्लाइंग सोप, परफ्यूम, टेल्कम पाउडर। उस एरिया पे हमें, उस स्किन के ऊपर हमें किसी प्रकार का सोप, परफ्यूम, टेल्कम पाउडर हमें अप्लाई नहीं करनी है। नेक्स्ट जाता है अप्लाइब प्रिस्क्राइब्ड हाइड्रेटिंग क्रीम एंड एलो जेल जेंटली। ये हम स्किन के सॉफ्टनेस के लिए हम जेल यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ही होना चाहिए, हमें कोई भी जेल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अवॉइड टाइट क्लॉथिंग एंड डायरेक्ट सनलाइट ऑन ट्रीटमेंट एरिया। हमें टाइट क्लॉथिंग नहीं करनी है, उस जगह पे टाइट क्लॉथिंग नहीं पहनना है, सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इंस्पेक्ट इरिटेशन एरिया डेली फॉर रेडनेस एंड ड्राइनेस। हमने पेशेंट का जो एरिया है उसको क्या कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सोप और टेल्कम पाउडर भी हमने यूज़ अप्लाई वहाँ पे नहीं किया, हाइड्रेटिंग क्रीम हमने यूज़ किया, टाइट क्लॉथिंग से हमने अवॉइड करके रखा, सनलाइट में नहीं जाने दिया। तो इसका हमारा इवोल्यूशन क्या निकल के आता है, पेशेंट रेडनेस रिड्यूस एंड नो फर्दर ब्रेकडाउन। पेशेंट की जो स्किन में रेडनेस थी वो कम हो गई है और फर्दर ब्रेकडाउन वहाँ पे नहीं हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है जिसमें असेसमेंट में क्या रहेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिया हमने कि पेशेंट रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड अल्टर्ड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो हमें पेशेंट यहाँ पे बताएगा कि पेशेंट हैविंग फटीग एंड वीकनेस। फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है कि हमें वो फटीग हुआ है और उसको में वीकनेस आई है, डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी क्या है, फटीग रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड अल्टर्ड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसका गोल क्या रहेगा, पेशेंट विल रिपोर्ट डिक्रीज फटीग एंड पार्टिसिपेट इन डेली एक्टिविटी एज टॉलरेट। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। हमारा इंटरवेंशन क्या जाता है, असेस फटीग लेवल डेली। हमें डेली पेशेंट का फटीग लेवल असेस करना है। एंकरेज रेस्ट
पीरियड्स बिटवीन एक्टिविटी, हमें पेशेंट को एक्टिविटी के बीच में रेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट जाता है प्रमोट बैलेंस डाइट एंड हाइड्रेशन, पेशेंट को हमें बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है। टीच एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, हमें पेशेंट की एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में असिस्ट फटीक लेवल डेली, हमें पेशेंट का हमने फटीक लेवल डेली असिस्ट किया, उसको हमने रेस्ट प्रोवाइड किया एक्टिविटी के बीच में, बैलेंस डाइट दिया, हाइड्रेशन दिया, और जो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स है वो हमने उसको टीच किया, बताया। तो इससे हमारे इवोल्यूशन का निकल के आया पेशेंट डिक्रीज इन फटीक एंड एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी, हमारा जो पेशेंट है वो फटीक फील नहीं कर रहा है और उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें वह एबल हुआ कि वो खुद उसकी डेली एक्टिविटी को कर पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ए, डिफाइन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मेनिंजाइटिस है वो क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाना किसका, मेनिंजिस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या क्या कवर करती है मेनिंजिस लेयर, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। ये हमारी जो मेनिंजिस लेयर होती है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यही होती है हमारी मेनिंजाइटिस। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजिस द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजिस में इन्फेक्शन हो जाना ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। मेनिंजिस लेयर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है और ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है मेनिंजिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, एनलिस्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। हमें यहाँ पे मेनिंजाइटिस के इटियोलॉजिकल फैक्टर बताना और साइन एंड सिम्टम्स बताना। तो सबसे पहले हम मेनिंजाइटिस के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। सब फर्स्ट में आ जाता है मेनिंजोकोकल निसेरिया। मेनिंजोकोकल निसेरिया से क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, सेरेब्रल एब्सेस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम नेजोफेरिंग्स, साइनस, मेस्टोइड, ये सब क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिससे मेनिंजाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट फैक्टर में जाता है मायोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलाई, न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकस, साल्मोनेला और हेड इंजरी, ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या साइन हमें देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। तो हम इसके कन्फर्मेटिव साइंस देख लेते हैं कि कौन कौन से कन्फर्मेटिव साइन होते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है पॉजिटिव कर्निंग साइन। कर्निंग साइन पॉजिटिव आएगा तो उस टाइम में हम कह सकते हैं कि जो मेनिंजाइटिस है वो यहाँ पे पर्सन को हुआ है। व्हेन पेशेंट लाइंग विद द थाई फ्लैक्स ऑन द एब्डोमेन, पेशेंट कैन नॉट कंप्लीट एक्सटेंड हिज लेग, पेशेंट फील सीवियर पेन एंड स्टिफ इन हेमिस्ट्रोइक मसल इन लेग। पेशेंट को हम क्या लेटाएंगे, पेशेंट को हम लाइंग पोजीशन में करेंगे, उसकी थाई को हम क्या करेंगे, फ्लैक्स करेंगे, और पेशेंट हमारा क्या रहेगा, ऑन एब्डोमेन के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको जो थाई है उसको हम एब्डोमेन के ऊपर क्या करेंगे, फ्लैक्स करेंगे। तो जो पेशेंट का लेग है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं होगा। अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसकी जो हेमिस्टिक मसल है उसमें पेन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कर्निंग साइन है। नेक्स्ट साइन में आ जाता है ब्रुजिन्स्की साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में क्या जाता है, टू एलिसिट ब्रुजिन्स्की साइन प्लेस द पेशेंट सुपाइन एंड फ्लैक्स हेड अपवर्ड। पेशेंट को हमें कैसे लेटाना है, सुपाइन पोजीशन में रखना और हेड को उसका अपवर्ड उसको फ्लैक्स करना है। तो जिससे क्या होगा, हम हेड को अपवर्ड फ्लैक्स करेंगे तो बोथ हिप रिजल्टिंग फ्लैक्स ऑन द बोथ हिप, नी एंड एंकल विथ नेक फ्लैक्स इंडिकेट द मेनिंजियल इरिटेशन। तो जो हम अगर हेड को फ्लैक्स करेंगे तो उसका लेग, हिप, ये भी क्या होगा, फ्लैक्स होगा, जिससे हम कहेंगे कि जो हमारी जो ब्रुजिन्स्की साइन है वो पॉजिटिव आया है, पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट हमारा साइन में आ जाता है नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी में क्या हो जाता है, स्टिफनेस एंड पेन बाइल बेंडिंग द नेक फॉरवर्ड ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ सर्वाइकल मेनिंजाइटिस। जो नेक है उसमें क्या रहेगा, स्टिफनेस आ जाएगी और सीवियर उसमें पेन देखने को मिलेगा। अगर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, नेक को हम फॉरवर्ड पुश करते हैं तो उससे क्या होगा, नेक में पेन होगा। और वो 3 हमारे मेन साइन थे मेनिंजाइटिस के, नक्कल रिजिडिटी, ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइन। अब हम इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सीवियर हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग,
हाई ग्रेड फीवर, ट्रैकिपनिया, सीजर्स, फोटोफोबिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूज़न, स्टिफनेस ऑफ नेक, स्लिपलेसनेस और मलेज, नोजिया, डिसोरिएंटेशन, ट्रैकिकार्डिया, कॉमा। ये सब क्या है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का ए, डिफाइन बर्न। ये क्वेश्चन हमने MBA-MSc 2019 में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए था। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फोर्थ का बी, एनलिस्ट द कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्न। हमें यहाँ पे बर्न की कॉजेज बताना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है। तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं जो बर्न, जिसके कारण बर्न होता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है थर्मल बर्न, कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एंड कॉन्टैक्ट विथ फ्लैम, हॉट लिक्विड, सेमी लिक्विड, स्टेम एंड हॉट ऑब्जेक्ट, ड्राई एंड मॉइस्ट बर्न। तो थर्मल बर्न में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम गर्म चीज़, गर्म लिक्विड, वाटर वगैरह कुछ भी अगर गर्म लिक्विड में अगर हमारे हाथों में या फिर हमारे बॉडी में कहीं पर भी एक्सपोज होता है तो उस टाइम में जो बर्न होता है उसको हम थर्मल बर्न होते हैं। ये ड्राई और मॉइस्ट दोनों हो सकता है। ड्राई कैसे रहेगा, ड्राई मतलब किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को हमने टच कर लिया तो उससे होगा। और मॉइस्ट कैसे रहेगा, लिक्विड वगैरह को अगर हमारे उसमें एक्सपोज हुआ, बॉडी में कांटेक्ट में आया हमारी बॉडी, तो उस टाइम में क्या होगा, मॉइस्ट बर्न होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में क्या है, किसी भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर डिटर्जेंट से हम हमारा बर्न होता है, बॉडी पार्ट एक्सपोज होता है, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल बर्न। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिकल बर्न, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल करंट एंड शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल करंट के एक्सपोजर में हमारी बॉडी आती है, उससे बर्न होता, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेडिएशन बर्न। इसमें क्या होता है, बाय UV रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेड्स हो सकती हैं, एक्सरेज होती है, इसके कारण अगर बर्न होता है तो उसको हम रेडिएशन बर्न कहते हैं। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं बर्न के। सबसे पहले होता है पेन, सीवियर पेन इन सुपरफिशियल एंड पार्शियल थिकनेस बर्न। अगर सुपरफिशियल और पार्शियल थिकनेस बर्न अगर हुआ है तो उसमें सीवियर पेन होगा। नेक्स्ट रहेगा डीप बर्न में बी लेस पेन ड्यू टू द नर्व डिस्ट्रक्शन। अगर डीप बर्न है तो उसमें पेन नहीं होगा क्योंकि जो नर्व है वो सेंसेशन वहाँ पे नहीं रहेगा, नर्व सेंसेशन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसका ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण पेन फील नहीं होगा। सुपरफिशियल और पार्शियल थिकनेस बर्न में पेन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग हमारी प्रेजेंट रहेगी और नर्व में सेंसेशन वहाँ पे रहेगा, जिसके कारण हमें सीवियर पेन सुपरफिशियल बर्न में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है रेडनेस एंड स्वेलिंग। एरिथमा रेडनेस अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, बर्न की जगह में रेडनेस दिखाई देगी। एडिमा रिजल्ट फ्रॉम फ्लूइड लीकेज इनटू टिश्यू। एडिमा भी हमको वहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट जाता है ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। पार्शियल थिकनेस बर्न, ब्लिस्टर प्रेजेंट, ब्लिस्टर कंटेन द प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। पार्शियल थिकनेस बर्न है उसमें क्या रहेगा, ब्लिस्टर हो जाएंगे। ब्लिस्टर मतलब ये हमारी स्किन है तो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, एक सैक जैसा ये बन जाएगा और उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा जैसे फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। नेक्स्ट हमारा जाता है स्किन कलर चेंजेस। स्किन कलर चेंजेस में क्या आ जाता है, सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न में पिंक और रेड स्किन हो जाती है और डीपर बर्न में बैक्सी वाइट, ब्राउन एंड शेड ब्लैक अपीयरेंस उसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है पीलिंग ऑफ स्किन। पीलिंग ऑफ स्किन में क्या है, डैमेज एपिडर्मिस में स्लटर ऑफ, जो एपिडर्मिस रहती है वो पील ऑफ करके बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है लॉस ऑफ सेंसेशन। इसमें रहता है डीपर बर्न में कॉज द नमनेस ड्यू टू द नर्व डैमेज एंड सुपरफिशियल बर्न रिमेन वेरी पेनफुल। सेंसेशन में क्या रहेगा, डीप बर्न रहेगा तो उसमें पेन फील नहीं होगा, और अगर सुपरफिशियल बर्न है, पार्शियल थिकनेस बर्न है तो हमें उसमें सीवियर पेन दिखाई देगा। नेक्स्ट रहेगा डिहाइड्रेशन। इसमें रहेगा एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बर्न सरफेस। डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट को क्योंकि उसका जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा रिड्यूस यूरिन आउटपुट ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड किडनी परफ्यूजन। इसमें किडनी का परफ्यूजन हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण फ्लूइड का भी यहाँ पे फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा यूरिन के थ्रू, तो यहाँ पे
यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का कम हो जाए। फोर्थ का सी, एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ बर्न। ये क्वेश्चन हमने डिग्री ऑफ बर्न का एमपीएमएससी 2019 में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी था, मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी, डिस्कस द इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑन द मैनेजमेंट बेसिस ऑन प्रायोरिटी नीड। हमें प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट अगर बर्न की कंडीशन में है तो उस टाइम में हमें मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है। तो हम इमीडिएट मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या उसका इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट हमारा आ जाता है स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, रिमूव पेशेंट फ्रॉम हीट सोर्सेस। अगर पेशेंट बर्न में है तो उसको पहले उस सोर्स से क्या करना है, रिमूव करना है, दूर करना है। एक्सटिंग्विश फ्लेम, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। जो एक्सटिंग्विश फ्लेम है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है असेस एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे मैनेज इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड, प्रोवाइड द ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन, कंसिडर अर्ली इंट्यूबेशन इफ एयरवे इज कंप्रोमाइज्ड। हमें सबसे पहले हमारी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन में हमारी नीड हो, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी आ जाती है हमको एयरवे देखना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पेशेंट की एयरवे चेक करेंगे, और अगर पेशेंट को इंट्यूबेशन की ज़रूरत है तो उसको इंट्यूबेट करेंगे, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड करेंगे, फिर हम उसकी ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहता है फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन में क्या जाता है, फ्लूइड को जितना फ्लूइड इसका बॉडी से लॉस हुआ उतने फ्लूइड को हमें वापस देना है। तो इसमें जाता है असेंशियल टू प्रिवेंट बर्न शॉक। हम बर्न के शॉक को, हाइपोवोलेमिक शॉक को होने से हम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो हमें आरएल फ्लूइड को यहाँ पे यूज़ करना, जो रिंगर लैक्टेड आता है उसको हमें फास्ट देना होता है। तो उसमें उसको फास्ट देने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, पार्कलेंट फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये पार्कलेंट फार्मूला फ्लूइड के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, 24 आवर्स में हमें कितना फ्लूइड देना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 4 ml इंटू kg में हम बॉडी वेट निकालेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल TBSA। TBSA मतलब टोटल बर्न सरफेस एरिया। हम जितना उसका टोटल बर्न सरफेस एरिया है उसको हम बॉडी वेट से गुणा कर देंगे और उसका हम 4 ml से गुणा कर देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना हमें 24 आवर्स में पेशेंट को फ्लूइड देना है। और हम ये TBSA कैसे निकालेंगे, टोटल बॉडी वेट तो हमें पता होगा कि पेशेंट का कितना बॉडी वेट है, लेकिन हम TBSA कैसे निकालेंगे, हम रूल ऑफ 9 का यूज़ करके हम TBSA टोटल बर्न परसेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, एनाल्जेसिक हमें ड्रग देनी है, और IV ओपियोइड से हमें देनी है, जैसे मॉर्फिन से अगर सीवियर पेन उसको हो रहा है तो। नेक्स्ट रहेगा वुंड केयर में रहना है, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर, हमें ब्लिस्टर को ब्रेक नहीं करना है। अप्लाई स्टरलाइन नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग, हमें नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग करनी है ताकि वह स्किन में अडहेस ना हो, चिपके ना स्किन से। तो हमें इस तरीके की ड्रेसिंग और स्टेरलाइट ड्रेसिंग वहाँ पे करनी रहेगी पेशेंट की। नेक्स्ट रहेगा प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करने के लिए एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रहेगा नर्सिंग मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नीड्स। नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, पेशेंट की हमें एयरवे और ब्रीथिंग को मेंटेन करना है। मेंटेन सर्कुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस, में पेशेंट का हमें सर्कुलेशन मेंटेन करना है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है। पेन रिलीफ एंड कंफर्ट, पेशेंट को पेन रिलीफ करना है जिसके लिए हमें एनाल्जेसिक वगैरह प्रोवाइड करना है। इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, प्रमोट वुंड हीलिंग एंड स्किन इंटेग्रिटी। नेक्स्ट रहेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें देना है पेशेंट को। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। तो फर्स्ट जाती है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इनहेलेशन इंजरी। फिर नेक्स्ट हमारी जाती है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू प्लाज्मा लॉस, बर्न इंजरी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी, और इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डर्मल टिश्यूज। ये सब हमारी क्या जाती है, नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है। अब हम इसका नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है। तो सबसे पहले असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन होता है। असेसमेंट में सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा में क्या जाता है, पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, हमें पेशेंट क्या बोल रहा है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे हम वहाँ पे उसका पेशेंट का O2 लेवल चेक करेंगे कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लिया, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि पेशेंट को क्या हो रहा है, क्या क्या दिक्कत उसको हो रही है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। अब नर्सिंग डायग्नोसिस हम देख लेते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इनहेलेशन
इंजरी, इनहेलेशन इंजरी के कारण गैस एक्सचेंज क्या हो गया है, इम्पेयर्ड हो गया है। तो हमारा गोल क्या रहने वाला है, पेशेंट विल मेंटेन क्लियर एयरवे एंड नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से ऊपर। तो हमारा गोल क्या रहने वाला, पेशेंट हमारा एयरवे को मेंटेन करे, एयर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से उसका सेचुरेशन मेंटेन रहे और ऑक्सीजन लेवल उसका 95% से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंटरवेंशन में जाता है असेस रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग, ब्रीथ साउंड एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखना है, ब्रीथिंग साउंड देखना है, ऑक्सीजन और सेचुरेशन हम पेशेंट का देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, हमें पेशेंट को ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट रहेगा पोजीशन पेशेंट इन हाई फाउलर्स पोजीशन, पेशेंट की हमें हाई फाउलर्स पोजीशन में रखना है ताकि उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना ही हो। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन इफ एयरवे एडिमा वर्सन, अगर एयरवे में एडिमा ज़्यादा होता है तो उस टाइम में हमें इंट्यूबेशन के लिए हमें प्रिपेयर रखना है कि हमें किसी भी टाइम में पेशेंट का इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाता है, असेस रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑल नेसेसरी वाइटल साइंस, हमें सारे नेसेसरी वाइटल साइंस यहाँ पे चेक करने हैं, रेस्पिरेटरी रेट हमें चेक किया हमने। फिर आ जाता है ऑक्सीजन गिवन टू 2 लीटर पर मिनट, हमने 2 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग पेशेंट को ऑक्सीजन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा पोजीशन पेशेंट इन हाई फॉलोअर्स, हमने पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन में भी रख दिया। नेक्स्ट रहेगा प्रिपेयर्ड इंट्यूबेशन इफ एयरवे एडिमा वर्सन, अगर हमने इंट्यूबेशन के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर करके रख लिया, अगर एडिमा बढ़ता है तो हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर देंगे। इससे हमारा इवोल्यूशन क्या निकल के आया, एयरवे इज पेटेंट, पेशेंट मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड नॉर्मल एवीजी। तो यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है वो क्या करने लगा है, एयरवे को मेंटेन करने लगा है और उसका एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन उसके बॉडी में हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिवॉल्यूशन। असेसमेंट में क्या जाता है, हम नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर यहाँ पे पेशेंट का असेसमेंट देखेंगे। डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू मैसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम बर्न इंजरी, तो पेशेंट हमें बोल रहा है कि उसका यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, तो हम उसका यूरिन आउटपुट क्या कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे और मॉनिटर करेंगे और उसका इनटेक आउटपुट भी हमें मॉनिटर करना। तो डायग्नोसिस क्या हमारी आ जाती है, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू मैसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम बर्न, बर्न के कारण जो पेशेंट है उसको फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। इससे हमारा क्या गोल रहेगा, एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस मेंटेन यूरिन आउटपुट 0.5 to 1 ml पर kg पर आवर। हमें पेशेंट का यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करके रखना है, ये हमारा गोल है और उसका इनटेक आउटपुट हमें चेक करना है, पेशेंट का इनटेक आउटपुट हमें चेक करना। तो आउटपुट उसका कैसा रहेगा कि पर केजी के अकॉर्डिंग है तो 0.5 से 1 ml तक घंटे में पेशेंट का यूरिन आउटपुट हमें मिलना चाहिए। इंटरवेंशन में क्या आ जाता है, स्टार्ट आईवी फ्लूइड रिससिटेशन यूजिंग पार्कलेंट फार्मूला, पेशेंट को हमें आईवी फ्लूइड देना है और पार्कलेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को फ्लूइड यहाँ पे प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट रहेगा मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 15 to 30 मिनट्स इनिशियली, हमें पेशेंट के वाइटल साइंस लेने हैं 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर, हमें पेशेंट के हर 15 से 30 मिनट में हमें पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट फॉलेस कैथेटर एंड मॉनिटर यूरिन आउटपुट, हमें पेशेंट का फॉलेस कैथेटर डालना है और उसका यूरिन आउटपुट हमें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट रहेगा मॉनिटर फॉर साइन ऑफ शॉक, लो बीपी, ट्रैकिकार्डिया, हमें पेशेंट का शॉक में ना चले जाए तो उसके लिए हमें साइन यहाँ पे देखना है कि पेशेंट को शॉक वाले सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं, जैसे लो बीपी तो नहीं हो रहा है, उसका ट्रैकिकार्डिया तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है तो पेशेंट का जो बीपी है वो लो हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन में क्या रहेगा, स्टार्ट आईवी फ्लूइड रिंगर लेक्टेड, हमने पेशेंट का आईवी फ्लूइड रिंगर लेक्टेड आरएल हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पार्कलेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रहेगा हमने पेशेंट का वाइटल्स ले लिया है, बीपी हमको 130/90 मिला, पल्स 84 है, SpO2 96 है और हमें यहाँ पे टेम्परेचर उसका 97.2 मिला। नेक्स्ट रहेगा इंसर्ट फॉलेस कैथेटर एंड यूरिन आउटपुट मॉनिटर, हमने पेशेंट को फॉलेस कैथेटर डाल दिया है और उसका यूरिन आउटपुट हम मॉनिटर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट रहेगा मॉनिटर हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक तो नहीं हो रहा, ये हम उसके शॉक को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब इससे हमारा क्या इवोल्यूशन निकल के आया, पेशेंट मेंटेन स्टेबल वाइटल एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, नो साइन ऑफ शॉक, हमें पेशेंट यहाँ पे उसका वाइटल साइन हमें नॉर्मल मिला, यूरिन आउटपुट हमें पेशेंट का ठीक मिला
उसमें किसी प्रकार का हमें शॉक वाले साइन नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन 5th, राइट शॉर्ट नोट्स। 5 हमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5th का ए, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडिल लेयर द स्पेस बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनर एयर। जो ओटाइटिस मीडिया है उसमें क्या होता है, मिडिल लेयर में हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडिल लेयर। और ये एक्यूमुलेट मिडिल लेयर कहाँ होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर एयर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल लेयर और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल लेयर कॉज्ड बाय द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ओटाइटिस मीडिया क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाना मिडिल लेयर में। और ये किसके कारण हो जाता है, जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जब एंटर कर जाते हैं मिडिल लेयर के अंदर तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। यही हमारा होता है ओटाइटिस मीडिया। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। इट इज़ द मेनली 3 टाइप्स के हमारे ओटाइटिस मीडिया होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड होता है सीरस ओटाइटिस मीडिया, थर्ड होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा कॉज रहता है पैथोजेनिक कॉज। पैथोजेनिक कॉज में क्या क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, फिर आ जाता है वायरस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है जैसे साइनसाइटिस वगैरह जिसको ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रहेगा एलर्जिक रिएक्शन के कारण, एंट्रेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन एयर। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एयर के अंदर हमारा एंटर कर गया है तो उस कारण भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लिया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का तो ये फर्दर आगे मूव कर सकता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या हमें साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट रहेगा पेन। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हमें पेन प्रेजेंट रहेगा, प्लूरेंट डिस्चार्ज रहेगा जिसको हम ओटोरिया बोलते हैं, इरिटेबिलिटी रहेगी, एनोरेक्सिया होगा, हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर आ जाता है फीवर में भी राइज्ड इन 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये फीवर हमारा राइज बढ़ सकता है। हेडेक हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। ये सब क्या है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में दिखाई देंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट रहेगा ओटेल्जिया, एयर पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग दिखाई देगी, परफोरेशन होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी परफोरेटेड हो जाएगी, टिनाइटस होगा, रिंगिंग सेंसेशन, हमें साउंड हमें एयर में हमारा सुनाई देगा, डिजीनेस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑस्टिशियन ट्यूब, फ्लूइड फिल्ड हो रहा है तो जो हमारी ऑस्टिशियन ट्यूब है वो क्या रहेगी, ऑब्स्ट्रक्ट रहेगी, ऑस्टिशियन ट्यूब हमारी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट रहेगा बिल्डिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो है बिल्ड अप हो जाएगी। फिर हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हमें यहाँ पे करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, विजुअलाइज करना है एयर को, ओटोस्कोप के थ्रू हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है एयर को। फिर है ऑडियोमेट्री करना है, जो साउंड वाला टेस्ट होता है ऑडियोमेट्री वो करना है, टिम्पेनोमेट्री करना है, और कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट हमें करवाना है। जो भी फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है उस फ्लूइड को हमें बाहर निकाल के उसका कल्चर के लिए भेजना है और सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या रहेगा, कंप्लीट हियरिंग लॉस इसमें हो सकता है, फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है और मैस्टोइडाइटिस हो सकता है। अगर हम ओटाइटिस मीडिया को क्योर नहीं करेंगे ट्रीटमेंट के थ्रू एज अर्ली एज जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है तो हमको ये चारों कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या इसका मैनेजमेंट होगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले तो रहता है हमें एंटीबायोटिक देना है, जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हम एंटीबायोटिक थेरेपी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन ये हम दे सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा एंटीहिस्टामिन्स जैसे फेनारामाइन, मेलेट, NSAID में आ जाता है न्यूमोस्लाइड्स, ये सब हम दे सकते हैं। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या रहेगा, मायरिंगोटोमी कर सकते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी हम कर सकते हैं, ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, असेस पेन फॉर लोकेशन इंटेंसिटी, हमें पेशेंट का पेन और लोकेशन वहाँ पे चेक करनी है, इंटेंसिटी देखनी है। फिर आ जाता है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव पेन, हमें एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करना है पेन को रिलीव करने के लिए।
नेक्स्ट आ जाता है वी शुड एनकरेज पेशेंट टू यूज़ द लोकल वार्मथ कंप्रेशन, हमें पेशेंट को लोकल वार्मथ कंप्रेशन वहाँ पे देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का भी साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, एजिंग का हमें साइको सोशल एस्पेक्ट यहाँ पे बताना है। हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। पर्सन एज चेंज अकर्स नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो द सोशल रूल्स इमोशंस बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल वेलबिंग। जो पर्सन की एज होती है वो सिर्फ एज के ज़्यादा होने से या फिर फिजिकली उसके चेंजेस आने से नहीं होती है, इसमें साइकोलॉजिकली बिहेवियरली हर तरीके से उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। दीज आर द मैनी एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, एजिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इसका एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, चेंज इन सोशल रूल्स, सोशल रूल्स में चेंज आ जाता है। रिटायरमेंट लीड टू लॉस ऑफ वर्क आइडेंटिटी एंड डेली रूटीन्स, रिटायरमेंट होने के बाद में पर्सन्स की वर्क आइडेंटिटी लूज हो जाती है, डेली रूटीन्स उसका चेंज हो जाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ जाती है पर्सन्स में। अफेक्ट तो सेल्फ स्टीम, जो उसके सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है इमोशनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस में क्या जाता है, एल्डरली पीपल मे फील लोनलीनेस एंजाइटी फियर ऑफ इलनेस ऑफ लव्ड वन। जो एजेड पर्सन होते हैं, एल्डर पर्सन होते हैं, उनमें लोनलीनेस आ जाता है, एंजाइटी होती है, फेयर ऑफ इलनेस आ जाता है, और लव्ड वन के खोने से उनको क्या हो जाता है, लव्ड वन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनको लॉस होता है लव्ड वन का। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, इसमें क्या जाता है माइल्ड फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। फिर आ जाता है एल्डरली ऑफन रिफ्लेक्ट मोर एंड पास्ट एक्सपीरियंस। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट, सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, सोशल सपोर्ट मिलता है फैमिली से, फ्रेंड्स से, कम्युनिटी प्ले मेजर रोल इन वेलबिंग। तो जो उनका सोशल इंटरेक्शन कहाँ से होता है, फैमिली में होता है, और फ्रेंड्स में, उनका कम्युनिटी में सोशल इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है कोपिंग एंड एडॉप्टेशन, इसमें आ जाता है एजिंग रिक्वायर एडजस्ट टू फिजिकल लिमिटेशन लॉस एंड चेंजेस रूल। एजिंग होने के बाद में फिजिकल लिमिटेशन आ जाती है, रूल्स उनके क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। एजिंग उनकी कोपिंग एंड स्ट्रेटेजी, अडॉप्टेशन, ये सब लेवल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वह जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इसमें जाता है इट मैनी कल्चर एल्डरली पीपल आर रिफ्लेक्ट एंड कोर विद इन फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, फिक्स्ड एंड लिमिटेड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में कॉज द स्ट्रेस एंड फीलिंग ऑफ बर्डन। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद में उनका जो फाइनेंशियली है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट होने के कारण उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, फीलिंग ऑफ बर्डन उनमें आ जाती है, बर्डन की फीलिंग आने लगती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोल ऑफ नर्स, क्या क्या रोल्स होते हैं नर्स के, एंकरेज कम्युनिकेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, पेशेंट को हमें एनकरेज करना है कि वह कम्युनिकेशन करे, इमोशनल अपना जो इमोशनल उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट रहेगा प्रमोट ग्रुप एक्टिविटी एंड सोशल इंटरेक्शन, उनकी हमें ग्रुप एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है, सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ाना है। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट पार्टिसिपेशन इन हॉबीज़ एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी, हमें उनकी हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है, मीनिंगफुल एक्टिविटी में उनको इंगल्ज करना है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट फैमिली टू शो द एम्पैथी रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट, हमें पेशेंट की जो पर्सन की जो फैमिली है उसको हमें एजुकेट करना है कि वह उनको सिंपैथी दे, रिस्पेक्ट दे और सपोर्ट दे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का CPR एडवांस कार्डियक सपोर्ट। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2019 में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का अर्ली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर, हमें यहाँ पे कैंसर का अर्ली प्रिवेंशन बताना और डिटेक्शन बताना। तो सबसे पहले हम अर्ली प्रिवेंशन देख रहे थे कि क्या क्या हम अर्ली डायग्नोस करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स अर्ली प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। फर्स्ट हमारी स्टेप आ जाती है हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसमें जाता है ईट अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन्स, अवॉइड हाई फैट प्रोसेस्ड एंड जंक फूड, मेंटेन अ हेल्दी वेट। हमें कैंसर को अर्ली प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, जैसे हमें बैलेंस डाइट लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, होल ग्रेन्स खाने हैं, और हाई फैट्स को, प्रिजर्व फ्रूट्स को, जंक फूड्स को अवॉइड करना, और हेल्दी वेट को हमें मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है अवॉइड तंबाकू एंड अल्कोहल, अल्कोहल और तंबाकू को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। डू नॉट स्मोक एंड च्यू तंबाकू, अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, मेंटेन अ हेल्दी
वेट, हमें पेसिव स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो हमें उस धुएं को भी इनहेल नहीं करना है, उस एनवायरनमेंट से हमें अवे जाना है, दूर जाना है। तो हम अगर कोई स्मोक कर रहा है और उसका धुआं हम इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारा पेसिव स्मोकिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एट लीस्ट 30 मिनट्स डेली। हमें डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। हेल्प प्रिवेंट ओबिसिटी एंड स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, हमें ओबिसिटी को रिड्यूस करना है और इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, हमें एक्सेसिव सन एक्सपोजर से हमें प्रिवेंट रहना है। सनस्क्रीन यूज़ करनी है। बेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स हमें पहनने हैं। वैक्सीनेशन में आ जाता है HPV वैक्सीन हेल्प प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, हमें HPV वैक्सीन लगवानी है जिससे हम सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट रह सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेल्प द प्रिवेंट लीवर कैंसर, हमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवानी है जिससे हम लीवर कैंसर से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अवॉइड एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, रिड्यूस कॉन्टैक्ट विथ हार्मफुल केमिकल्स, हमें हार्मफुल केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने से बचना है। पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टॉस इन रेडिएशन। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ प्रोटेक्टिव गियर एट वर्क प्लेस पे हमें प्रोटेक्टिव गियर्स यूज़ करने हैं, जैसे हमें हॉस्पिटल में पीपी किट्स वगैरह यूज़ करने हैं, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इसमें हमें क्या करना है, रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। अवेयरनेस ऑफ अर्ली वार्निंग साइन के ऊपर हमें अवेयर होना है, जैसे कैंसर का वार्निंग साइन क्या होता है, कॉजन ऑफ होता है। सी से चेंज इन बॉबल एंड ब्लैडर हैबिट्स, फिर आ जाता है ए सोर डज नॉट हील, यू से यूजुअली ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, टी से आ जाता है थिकनिंग एंड लंप ब्रेस्ट एंड एडसोल्स। नेक्स्ट आई से आ जाता है क्या, इंडाइजेशन डिस्पेजिया डिफिकल्टी इन शोलिंग। नेक्स्ट आ जाता है ओ से आ जाता है ओबियस चेंज वॉट्स एंड मोल। नेक्स्ट एन से क्या आ जाता है नैगिंग कप एंड हॉर्सनेस। यू से क्या जाता है अनएक्सप्लेन वेट लॉस। पी से क्या जाता है परनीसियस एनीमिया। ये हमारा क्या था, कॉजन हब था जिससे हम वार्निंग साइंस को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट आ जाता है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हमें करवाने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का ई, डिसास्टर नर्सिंग। डिसास्टर नर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी ड्यूरिंग द डिसास्टर सच एज द अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, एक्सीडेंट, एपिडेमिक्स एंड वॉर। डिसास्टर नर्सिंग क्या है, डिसास्टर नर्सिंग है कि जो इंडिविजुअल्स है, फैमिली है, कम्युनिटी है, उनको केयर प्रोवाइड करना। किस टाइम में केयर प्रोवाइड करना, डिसास्टर के टाइम में केयर प्रोवाइड करना, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स, फायर, एक्सीडेंट, एपिडेमिक्स या वॉर है, तो ये क्या होते हैं, हमारा डिसास्टर होते हैं। इस डिसास्टर के टाइम में उनको केयर प्रोवाइड करना ही डिसास्टर नर्सिंग कहलाती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं डिसास्टर नर्सिंग के। फर्स्ट होता है रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, डिसीज रेट को कम करना, डेथ रेट को कम करना, इसका क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव केयर, जो पर्सन्स डिसास्टर में फंसे हुए हैं उनको इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ सुपरवायर्स, सेफ्टी को मेंटेन करना। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज के स्प्रेड होने को प्रिवेंट करना, कम करना। नेक्स्ट जाता है सपोर्ट इमोशनल एंड मेंटल नीड ऑफ विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना। नेक्स्ट जाता है असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, उनको रिहेबिलिटेशन करवाना और रिकवरी में हमें हेल्प करना है। ये सब उसके क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं डिसास्टर नर्सिंग के। अब हम टाइप्स ऑफ डिसास्टर देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के डिसास्टर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है 2 टाइप्स के तो डिसास्टर होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल डिसास्टर और दूसरा हमारा होता है मैन मेड डिसास्टर। नेचुरल डिसास्टर में क्या क्या आ जाता है, अर्थक्वेक, फ्लूड, सुनामी, साइक्लोन और रोंट, ये सब क्या किस में जाते हैं, नेचुरल डिसास्टर में जाते हैं। मैन मेड डिसास्टर में क्या क्या जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आ जाता है, बॉम्बिंग आ जाता है, टेररिज्म आ जाता है, केमिकल एंड रेडिएशन लीक अगर होता तो उसको भी हम मैन मेड डिसास्टर में रखते हैं। वॉर आते हैं, वायलेंस आते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट आते हैं, ये सब हमारे मैन मेड डिसास्टर में आते हैं। अब हम नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इन डिसास्टर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना चाहिए डिसास्टर के टाइम में नर्स को। तो फर्स्ट होता है असेसमेंट ऑफ विक्टिम्स, हमें विक्टिम को असेस करना है। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, जो विक्टिम्स है उसको हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, इमरजेंसी केयर उसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परफॉर्म ट्रायज, हमें ट्रायज के अकॉर्डिंग 3 कलर कोडिंग में पेशेंट को डिवाइड करना है, जिसमें सबसे पहले हमें इमरजेंसी केयर, इमरजेंट केयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारी नॉन इमरजेंट और लास्ट हमारी होती है जिनको हम जनरल केयर प्रोवाइड करते हैं।
तो इस तरीके से हमें ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर में पेशेंट को डिवाइड कर देना है और उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट जाता है कंट्रोल ब्लीडिंग, शॉक एंड फ्रैक्चर्स। हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, शॉक और फ्रैक्चर को हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें विक्टिम को देना है। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेट, मेडिकल टीम से हमें कोऑर्डिनेट करना है और रिलीफ एजेंसीज की हमें हेल्प लेना है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट पब्लिक अबाउट डिसीज़ प्रिवेंशन, हमें डिसीज़ प्रिवेंशन के ऊपर पब्लिक को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आ जाता है असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप केयर, हमें रिहेबिलिटेशन को असिस्ट करना और फॉलोअप केयर के लिए विक्टिम्स को एडवाइस करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का F, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है क्या है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज द आल्सो नोन एज द प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हम किस नाम से जानते हैं और प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से हम जानते हैं। PMS is the group of symptoms, behavioral and psychological, that start 1 to 2 weeks before menses, which includes the headache, irritability, depression, breast tenderness and bloating that are clearly related। तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं वह मेंसेस के स्टार्ट होने से 1 से 2 वीक के पहले हमें स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें क्या क्या होता है, हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होता है, टेंडरनेस आ जाते हैं ब्रेस्ट में, ब्लॉटिंग, ये सब हमारे सिम्टम्स होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। फिर हम इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। इसमें क्या जाते हैं, नो एग्जैक्ट कॉज, इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, डिस्फंक्शन हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है और हाई कैफीन इंटेक अगर हम ले रहे हैं तो इन सब के कारण हमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। अब इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, इसके कॉमन हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देख लेते हैं। ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होता है, फिर है ब्लोटिंग एंड वेट गेन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होता है, सोशल विड्रॉल में रहते हैं, एक्ने हो जाता है, फूड क्रेविंग होती है और इंसोम्निया होती है। ये सब क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं PMS के। फिजिकली हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल ब्लोटिंग देखने को मिलेगी, वेट गेन होगा, पेन होगा, फिर स्वेलिंग इन फीट रहेगी और हैंड्स में, फिर और हेडेक होगा। साइकोलॉजिकली हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, स्लिप डिस्टर्बेंस होगा, मूड स्विंग्स रहेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या रहेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यूज़ NSAID फॉर पेन, हम लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हम कम कर सकते हैं। NSAID ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, कैल्शियम सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक थेरेपी वगैरह हम यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट आ जाता है असेस सीवियरिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स की सीवियरिटी और फ्रिक्वेंसी हमें असेस करनी है। फिर पेशेंट को एजुकेट करना है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को किस तरीके से वह हैंडल करे, किस तरीके से वह उसको कोप अप करे। नेक्स्ट आ जाता है एंकरेज हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, हमें पेशेंट को एंकरेज करना है कि वह अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट इमोशनल वेलबिंग, हमें पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है रोल ऑफ ट्रायज नर्स। रोल ऑफ ट्रायज नर्स के ऊपर हमने MPMSU 2019 में क्वेश्चन नंबर 5 का D हमने सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। यहाँ पे हमारी आज की क्लास फिनिश हो जाती है। यहाँ पे हमने MSN सेकंड का 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।